इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए 100 नंबर हिंदी में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो व्याकरण से संदर्भित है उसका मैं बखान करने के लिए जा रहा हूं, बताने के लिए जा रहा हूं। और यह अगर तैयार करते हो तो न केवल इंटरमीडिएट बल्कि तुमको ग्रेजुएशन और लाइफ में सब दिन काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा एवं उपभाषा में अंतर बतावें। तो भाषा क्या होता है? भाषा होता है अभिव्यक्ति का माध्यम। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्य के मेल से भाषा का निर्माण होता है। तो ऐसा भाषा जो अभिव्यक्ति का माध्यम हो, बहुत बड़ा क्षेत्र में बोला जाता है, वह कहलाता है भाषा। लेकिन अभिव्यक्ति का वैसा माध्यम जो छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कहा जाता है उपभाषा। जैसे हम मिथिलांचल में मैथिली बोलते हैं, इसके बाद मगध मगही बोलते हैं, और इसके बाद तुमको भोजपुरी में भोजपुरी भाषा भोजपुर के इलाके में, इर्द गिर्द इलाके में बोला जाता है। तो ये और एक भाषा जो होता है हिंदी, पूरे भारत में बोला जाता है, तो वो हुआ भाषा। लेकिन ये मैथिली, इसके बाद आपको बगही, ये सब हो गया आपको उपभाषा। तो लिखा हूं, देखो है भाषा एवं उपभाषा में अंतर बतावें। विशाल क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हिंदी है। अब देखो, अब जैसे संस्कृत वह भी कह सकते हैं, जबकि एक खास क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम उपभाषा कहलाता है। अर्थात उपभाषा वह है जो खास क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली भी हो सकता है। तो जो छोटा क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है वह होता है सो मगही। अब देखो, संधि एवं समास में दूसरा क्वेश्चन मैं बताया हूं, संधि क्या होता है। तो अब देखो, संधि एक्चुअली क्या है? वह एक विकार है। भाषा में दो वर्णों का योग जब तीसरे वर्ण का स्वरूप ग्रहण करता है, तो इस योग को कहा जाता है सो तुमको संधि। संधि या तुम पढ़ते हो जो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो उस चीज को मैंने लिखा हूं, देख लो। संधि भाषा में दो या अधिक, खास करके दो वर्णों का योग जो तीसरे वर्ण का रूप ग्रहण करता है, इस योग को संधि कहा जाता है। और वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे हम कहते हैं विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो अब विद्या जोड़ आलय दोनों मिलकर के क्या हो गया? विद्यालय। तो यह तुमको यहाँ आ इसका दोनों सो लुप्त हो गया, विद्यालय का निर्माण किया। लेकिन समास का जब बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक शब्द या दो या दो से अधिक पद के मध्य जो होता है वह विभक्ति छोड़ करके वह एक हो जाता है और नए शब्द का निर्माण करता है। यानी कि पदों के मेल से सो तुमको संधि का निर्माण होता है। तो उस चीज को देख लो, ये समास का निर्माण होता है, देख लो। समास दो या दो से अधिक शब्द अपने मध्य में सो विभक्ति छोड़कर एक हो जाए और एक नए शब्द की ही रचना करते हैं, तो वह आपको समास होता है। तो और इसका उदाहरण प्रस्तुति में क्या हूं इस तरह से, राजा का पुत्र। देखो, राजा का के की रारे री नाने नी संबंध कारक का चिन्ह होता है, तो राजा का पुत्र को हट गया, ये हो गया राजपुत्र। जैसे कहते हैं के लिए को, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? विभक्ति क्या होता है? के लिए को। तो औषधि के लिए आलय, दवा के लिए घर, तो ये हो गया औषधालय। तो वहां तुम देखा था क्या, वहां जो है सो अलग स्थिति थी संधि में। यहाँ विद्या जोड़ आलय माना दो शब्द जुट करके एक ही का निर्माण कर रहा है, और यहाँ बीच का विभक्ति ही हट रही है। तो औषधि के लिए आलय बराबर औषधालय। तो देखो, के लिए यहाँ का दोनों हट गया, ये हो गया राजपुत्र, ये हो गया जैसे हम कहेंगे राष्ट्र का पति, का हट गया राष्ट्रपति। तो इस तरह से ये होता है। अब देखिए समास होता है कितना प्रकार
तरह का। तो मुख्य रूप से समास जो है सो आपको 6 प्रकार का होता है। और समास में या तो पद को या शब्द को हो तो पद 2 होता है मुख्य रूप से, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। तो तत्पुरुष समास में कहा, तत्पुरुष समास का भी तुम देखोगे तो 7 गो प्रकार होता है। कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष जो हम तुमको पढ़ा चुके हैं, आज तो हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी परीक्षा है। तो अब देखो तत्पुरुष समास जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। जैसे गंगा जल, जल कहाँ का तो गंगा का। धर्मशाला, शाला कहाँ का तो धर्म का। तो यह इसका जो है सो आपको अंतिम पद प्रधान है। दूसरा है अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद अव्यय, अव्यय माना क्या, जिसका कभी नहीं हो बदल, ये व्यय जो कभी नहीं बदले, मौलिक रूप में रहे। और इस पद का जो विशेषण होता है वही तुमको अव्ययी भाव का निर्माण करता है। जैसे आमरण, मरण तक, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन। अब देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास वह होता है जो अपना चाहे वह उत्तर पद हो या पूर्व पद हो, वह अपना साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ को बताता है बहुब्रीहि समास। इनमें दोनों पद साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ को बताता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अर्थात जिसके माथे पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर जी। इसके बाद हम कहते हैं चतुर्भुज, जिसका 4 भुजाओं वाला व्यक्ति अर्थात लगाओ, जैसे हम कहते हैं तुमको नीलकंठ, कंठ हो नीला जिसका अर्थात शंकर जी। तो अर्थात इसमें लगाया जाता है। एक आगे होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। जैसे माता पिता भाई बहन, यहाँ लिखा हो देखो, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे कहा जाता है तुमको द्वंद्व समास। जैसे ऊंच नीच, आज कल, माता पिता भाई बहन आदि। इसके बाद होता है द्विगु समास। द्विगु समास हुआ होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे हम यहाँ उस चीज का भी बखान कर दिया हूं, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंचामृत, नवग्रह, 9 जो है सो संख्यावाचक, पंच जो है सो आपको संख्यावाचक है। त्रिभुज 3 भुजाओं का मिलन है, चतुर्भुज 4 भुजाओं का मिलन है। इसके बाद अंत में होता है, अंत में मैं लिखा हूं कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, या पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो। जैसे राजीव नयन, राजीव किसका नाम है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। नयन आंख कैसे तो कमल के जैसे, माने कि राजीव के जैसे। नीलांबर आकाश कैसा तो नीला, जैसे नीलकंठ कंठ कैसे तो नीला। तो इस तरह से यह विशेषण विशेष, यह हो गया तुमको विशेषण, यह हो गया विशेष। यहाँ नीला हो गया विशेषण, नीला अंबर हो गया सो विशेष। जैसे नील हो गया सो विशेषण, कंठ हो गया विशेष। इस तरह की बात होती है। तो लगता है तो ये तीनों क्वेश्चन